नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। अभी आपकी स्क्रीन पर ये आप कुछ लिखा हुआ देख रहे होंगे। देखिए, आज का जो ये वीडियो है, पहली चीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को आप पूरा देखें। पूरा देखने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये आपके जो ट्रेडिंग पैटर्न है, ये उसमें ज़रूर कोई ना कोई चेंज लाएगा अगर इस वीडियो से आप कुछ समझ पाएंगे कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। किसी कमोडिटी को लेके, किसी स्टॉक को लेके, किसी क्रिप्टो करेंसी फॉरेक्स को लेके ये वीडियो नहीं है। ये आपके ट्रेडिंग पैटर्न, ट्रेडिंग स्टाइल को लेके है। आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, क्या आपको करना चाहिए, कहाँ पर आप गलतियाँ करते हैं। तो कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ज़रूर आपके ट्रेडिंग पैटर्न में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप अगर इन पे थोड़ा इन्हें फॉलो करके चलेंगे तो ज़रूर मैं आपको ये एश्योरिटी देता हूँ कि इन रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो भी आपका फंड बैलेंस था वो या तो बढ़ेगा, अगर 10 रुपये बढ़ना था तो कम से कम 15 बढ़ेगा, और अगर 10 रुपये कम होना था तो सिर्फ 2 रुपये कम होकर रह जाएगा। क्योंकि लॉसेस हमेशा मार्केट में रहेंगे, प्रॉफिट हमेशा मार्केट में रहेगा। बात यह है कि आपने अपना प्रॉफिट बढ़ाया है, लॉस कम किया है, या फिर आपने अपना प्रॉफिट घटाया है और लॉस बढ़ाया है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है मैं आपको बताता हूँ, जिसमें पहला रूल है व्हेन इन डाउट डू नथिंग। जब भी कोई ट्रेड होता है, आपको समझ नहीं आ रहा, मार्केट में सुबह 9 बजते हैं, 9:30 बजते हैं, 10 बजते हैं, मार्केट को आपको चाहिए कि आप बैठें, आप मार्केट को वॉच करें। ना कि ऐसा होना चाहिए मार्केट स्टार्ट हो गया और मार्केट ने आपको वॉच करना शुरू कर दिया। आप बैठे हैं, मार्केट को में ट्रेड होने दीजिए। आप कुछ ऐसा नहीं है कि जो सुबह सुबह होते ही एकदम से मार्केट खुला है और आपने कोई ट्रेड लिया और तभी उसमें से कुछ चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपको मैं बताता हूँ, स्टॉक मार्केट हमारा करीब करीब 6 घंटे ट्रेड होता है। कमोडिटी मार्केट हमारा सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक चलता है, मतलब करीब 15 घंटे के आसपास। तो उस बीच आप ये सोचते हैं कि मार्केट ओपन हो गया, मुझे पोजीशन अभी लेनी है। आप एक चीज़ बहुत आपने भी ऑब्जर्व करी होगी और हम सब ने करी है, जो इसमें जो भी कोई चेंजेस आते हैं, कमोडिटी मार्केट में ले लीजिए, स्टॉक मार्केट में ले लीजिए। स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे एक ट्रेंड बनता है, वो स्टार्टिंग से ही बनना नहीं शुरू होता, थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि होता क्या है, सबके सब जो स्क्रीन के सामने बैठे हैं वो ये सोच के बैठे हैं कि आज मैंने कोई ट्रेड करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्रेड मत कीजिए, पूरे दिन में मौका ज़रूर मिलता है ट्रेड करने का। और ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसे चांसेस बहुत कम है, पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्रेड करने का पूरे दिन में भी मौका ना मिले। बहुत ही एक रेंज में ट्रेड है, उसका कुछ भी रीज़न हो सकता है। डल मार्केट था, कहीं मार्केट ओपन नहीं हुआ था किसी जगह, तो फिर उस वजह से भी रह गया, या फिर कोई स्क्रिप्ट ऐसी थी जिसमें कोई न्यूज़ आनी थी, उस वजह से मार्केट डल मार्केट हो सकता है, वेट कर रहा है किसी न्यूज़ का। तो कुछ इस तरीके का मार्केट हम देखते हैं। तो जब भी आपको कोई डाउट हो, मार्केट को अपना एक एक्शन मोड में आने दीजिए, तब आप उसमें ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो ये पहला गोल्डन रूल था जिसे आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दूसरा रूल है हमारा स्ट्रिक्टली यूज़ स्टॉप लॉस। इस थ्योरी पे मुझे नहीं पता कितने लोग बिलीव करते हैं, कितने नहीं करते, पर ये वो रूल है, ये वो गोल्डन रूल है जिसे अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, जिसे आपका तो मैं नहीं कहता, पर मैं जानता हूँ कि मैं अगर इग्नोर कर रहा हूँ तो मैं शायद इस मार्केट में थोड़े दिन ही टिक पाऊँगा, चाहे कितना भी मेरा फंड बैलेंस हो। मैंने ऐसे ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जो, मैं थाउजेंड्स में नहीं, मैं लैक्स में नहीं, मैं करोड़ों में बात कर रहा हूँ, एक एक हफ्ते के अंदर उनका पूरा का पूरा पैसा ख़त्म हो गया है। रीज़न सिर्फ एक ही था, वो कोई स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते थे, उनका कोई बेस नहीं था ट्रेड करने का। आप इस मार्केट में आए हैं, आपका क्या कुछ कुछ आप सोच के आए हैं कि आपको कैसे ट्रेड करना है। आप, अगर मैं आपसे इस चीज़ का जवाब मांगूंगा तो मैं ये बता सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो जवाब नहीं दे पाएंगे कि वो किस मकसद से ट्रेड कर रहे हैं। क्या प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं? और सब जवाब देंगे हाँ, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। पर क्या वो प्रॉफिट के लिए तब करते हैं जब वो किसी ट्रेड में एंटर करते हैं? तब उनका क्या मोटिव होता है? उनका मोटिव सिर्फ एक होता है कि जो ट्रेड उन्होंने तब लिया है, मैं उस पर्टिकुलर ट्रेड की बात कर रहा हूँ, जो ट्रेड उन्होंने उस टाइम लिया है उसमें उन्हें प्रॉफिट चाहिए।
इसका मैं एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई चीज़ आपने 200 रुपये पर ख़रीद ली, ये 205 तक गई, आपने इससे एग्ज़िट नहीं करा, उसके बाद ये 195 आ गई। आपको ऐसा लगेगा, ये मैं एक जनरल जो हमारी हैबिट होती है ट्रेड करने की, मैं उसे बता रहा हूँ, वो 195 आ जाएगा। आप बोलेंगे कि नहीं अभी तो ये रिकवर कर जाएगा, मैं अभी होल्ड करता हूँ। फिर वो 180 आ जाएगा, आपको लगेगा नहीं यार अब तो मुझे इस स्टॉक में बने रहना बहुत ज़रूरी है, 180 पे 20 रुपये का एक शेयर पे मुझे लॉस हो रहा है, मैं क्यों इससे एग्जिट कर जाऊँ। आप थोड़ा और वेट करेंगे, मार्केट में धीरे धीरे मोमेंटम ऐसा बन रहा है कि मार्केट जो है वो क्रैश की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये प्राइस आ गया 140 रुपये। आप उस टाइम सोचना शुरू करेंगे कि यार अब मैं क्या करूं, ये तो 140 रुपये आ गया, कि ये बस किसी भी तरीके से 175 रुपये पर भी अगर ये आ गया ना तो मैं इससे एग्जिट कर जाऊंगा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक हमारी जो सोच है वो हर लेवल पे बदलती जा रही है। ये अगर 175 पे आ जाएगा तब आप निकल जाएंगे, पर जब ये 195 था, 205 था, तब आपने निकलने की नहीं सोची, ठीक है। ये और नीचे आता है, ये आ जाता है 100 रुपये पे। आप सोचते हैं कि यार स्टॉक मार्केट में लॉस ही होता है, क्यों ना मैं इससे एग्जिट कर जाऊं। आपका जो सोचना था वो यहाँ पर 200 रुपये पे जो था और जो 100 रुपये पर है वो बिल्कुल ही बदल चुका है। पहले आप 200 रुपये पे तब ये सोचते थे कि यार स्टॉक मार्केट में मैंने एंटर किया है क्योंकि प्रॉफिट चाहिए मुझे। 100 रुपये पर आपने अपना ये कंसेप्ट, एक थ्योरी बना ली कि नहीं स्टॉक मार्केट जो है वो जुआ है, वहाँ पर लॉस ही होता है। जुआ नहीं है, लॉस ही होता है, ऐसा भी नहीं है। आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपका ट्रेडिंग पैटर्न जो है वो गलत है, आप इसे मानना नहीं चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी ज़िद पर अड़े रहते हैं कि नहीं 200 रुपये पर मैंने ख़रीदा, मैं उसे सस्ते में निकाल दूं। देखिए ये कोई किराने की दुकान नहीं है कि आप कोई टूथपेस्ट 20 रुपये का ख़रीद के ले आए होलसेल मार्केट से और वो आपने 19 रुपये का ख़रीदा तो आप उसे 18 पे नहीं बेचेंगे, वो 20 पर MRP पे बेचना है या अपने प्राइस से ऊपर ही बेचना है। ये स्टॉक मार्केट है, आपको 200 का 300 भी मिल सकता है, 200 का 400 भी मिल सकता है और 200 का 100 भी मिल सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट है जहाँ पर आपको हर लेवल पे अपनी एक स्ट्रेटजी को बदलना भी पड़ेगा। 205 पे आप क्या सोच रहे थे, बात यह है कि आप सही सोचें, ठीक सोचें, आपका जो एनालिसिस हो। मैं ट्रेडिंग स्टाइल, मैं किसी एक चार्ट ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी ट्रेडिंग स्टाइल की बात कर रहा हूँ। आपने यहाँ एग्जिट नहीं करा कोई बात नहीं, आपने यहाँ भी एग्जिट नहीं करा कोई बात नहीं, यहाँ भी कोई बात नहीं, यहाँ भी कोई बात नहीं, यहाँ भी कोई बात नहीं। बात यह है इससे आपने क्या कुछ आपको खुद लगा कि आप जो कर रहे थे वो ठीक कर रहे थे या गलत कर रहे थे। आपने सिर्फ एक चीज़ करनी थी, यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना था। 195 पे होता, चाहे 180 पे होता, चाहे 140 पे, पर वो आपको मेंटेन ज़रूर करना था जिससे आपका जो भारी लॉस है वो होने से बच जाता है। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल है डोंट होप एज पर योर पोजीशन। ये आपको पढ़कर तो एकदम से समझ में नहीं आया होगा और हो सकता है समझ में आ गया हो। इसका मतलब ये है कि जो आपने पोजीशन ली है, ये मैं अभी जो मैंने स्टॉप लॉस का एग्जांपल दे रहा था उसी को थोड़ा और मैं आगे फर्दर एक्सटेंड करता हूँ। मान लीजिए जो चीज़ आपने 200 रुपये पर ली थी वो 180 पर आ गई है। वहाँ पर आपने ना तो किसी एक्सपर्ट की राय ली, ना तो आपने खुद कोई स्टॉप लॉस मेंटेन किया जहाँ पर आपको ये लग रहा था कि नहीं मुझे इतना स्टॉप लॉस तो मेंटेन करके चलना है, पर आपने उस पोजीशन को होल्ड रखा। वो 180 के बाद वो 182 आता है, आप ये होप करने लगते हैं कि ये अब रिकवर कर जाएगा। क्या वो रिकवर कर जाएगा? क्या कुछ इंडिकेशन है ऐसे कि वो रिकवर कर जाएगा? 182 आते ही 183 आ जाता है, आप और ज़्यादा आशावादी हो जाते हैं। यहाँ पर निराशावादी और आशावादी वाली कोई बात नहीं है। बात यह है कि क्या वो 182-83 पर 180 to 183 के लेवल्स पर आ गया है, उसके बाद उसके बढ़ने के चांसेस हैं। 185 पर आ गया, क्या बढ़ने के चांसेस हैं? कुछ लेवल्स ऐसे होते हैं कि 192 पर मान लीजिए उसका एक लेवल ऐसा था कि जब तक ये इसे ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में कि ये इसके बाद मतलब ये इसे ब्रेक
करने के बाद ही कुछ चांसेस ऐसे बनेंगे कि ये और ज़्यादा ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। वो 182, 183, 185, 7 तक भी वो स्ट्रगल कर गया और उसके बाद फिर वो गिरने लगा। तो वो एक होप थी आपकी सिर्फ, मार्केट आपको कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहा कि आप उसमें बने रहें या निकल जाएं। वो एक थोड़ा सा मूवमेंट थी जो मार्केट में आ रही थी, पर वो बार बार आपको ये ऐसा लगता है कि नहीं मार्केट अब रिकवर कर रहा है, अब वो मेरी पोजीशन जो है वो फेवरेबल कंडीशन बनती चली जाएगी और मैं इस पोजीशन में जो मैंने 200 रुपये पर ली है उसमें मैं प्रॉफिट करके ही बाहर निकलूंगा। और ये जो स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मैं नया इन्वेस्टर था, मेरे पिछले जो मैंने 10 ट्रेड लिए हैं उसमें मुझे लॉस नहीं हुआ। उसमें मैं इसी कंसेप्ट पर चला हूं कि जो मैंने ट्रेड लिया है वो भले ही मैंने 200 रुपये पर लिया है, वो 170 पर भी होकर आ गया है, पर मैंने उसे 202 रुपये पर मैंने उससे एग्जिट किया है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर होते हैं उनके साथ खास तौर से ये प्रॉब्लम होती है कि वो हर ट्रेड को प्रॉफिट में, मैं बहुत ही एक जनरल बात में ये आपको बता रहा हूँ कि जो बिगनर्स होते हैं, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, खास तौर से उनमें प्रॉब्लम होती है, वो हर ट्रेड को प्रॉफिट में पाना चाहते हैं। मतलब ये जनरली ये फ्यूचर मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ। जो चीज़ वो 200 रुपये पर लेंगे वो ये ज़िद पकड़ के रहते हैं कि मैं इस ट्रेड से 202 रुपये पर, मतलब 202 भी छोड़ दीजिए, शुरू में उनका ये होता है कि 200 रुपये पर चीज़ ली है तो मैं उसे 205 रुपये पर मैं उसे बेचूंगा। वो अगर 195, 180, 170 आ जाती है तो उसके बाद वो ये सोचने लग जाते हैं एक बार 202 रुपये पर आ जाए बस मैं इससे एग्जिट करूं किसी तरीके से, क्योंकि मैंने जो एक अपनी जो हिस्ट्री बना के रखी है, 10 ट्रेड में मैंने प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो मैं यहाँ पर भी बना के रखूँगा। ट्रेडिंग पैटर्न, ट्रेडिंग स्टाइल कुछ नहीं है, बस एक ही स्टाइल है कि मुझे मेरे ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए, चाहे ये मार्केट दे या ना दे। और वो जो उसने 10 ट्रेड्स में जितना प्रॉफिट अर्न किया था, मान लीजिए उसमें उसने 100 रुपये अर्न किए थे, और इसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये टाइम हर किसी के साथ आता है जो ऐसी ज़िद पकड़ के बैठता है कि इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट ही चाहिए। उसका सारा का सारा पैसा, वो 1 या 2 ट्रेड मैक्सिमम, वो सारा उसका पैसा ख़त्म हो जाता है और मार्केट वहाँ से रिकवर या तो करता ही, या तो कभी नहीं करता, या फिर उनका पैसा उसी में फंसा रह जाता है। 10 साल तक मैंने ऐसे स्टॉक देखे हैं जो 1000 रुपये पर थे, वो 50 रुपये के होकर वहीं पर झूलते रहते हैं, कुछ नहीं होता उनमें। और बल्कि एक ऐसे लगता है कि एक बहुत ही एक हेल्दी इंसान था, वो आईसीयू में पड़ा हुआ है और उसी की हमें एक परवरिश करनी है पूरी ज़िंदगी, और उसी को हम देखते रहते हैं। देख देख कर हमें ही गुस्सा आता है कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो आपका जो होप है वो किसी बेस पर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने पोजीशन ली है बस वही आप मान के चलें कि इसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो ये था रूल नंबर 3 जिससे आप फॉलो करेंगे। आइए आगे चलते। 4th पॉइंट है हमारा, इधर योर ट्रेड और एनालिस्ट ट्रेड। देखिए जनरली क्या होता है, हम कोई टीवी देखते हैं, कोई न्यूज़ देखते हैं, किसी से हम किसी ग्रुप से जुड़े रहते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं कि आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी की कॉल्स फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ट्रेड आपने लिया है, या तो वो प्योरली वो आपका ट्रेड होगा, या तो वो प्योरली उसका ट्रेड होगा जिसके बेस पर आपने वो ट्रेड लिया है। आपको उसमें विश्वास है इसलिए आपने वो ट्रेड लिया है। तो जो जिसको मानकर आपने ट्रेड लिया है, मान लीजिए आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, किसी और का एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए मैं एक ट्रेडर हूँ और मेरा फ्रेंड है, मुझे उसकी एडवाइस कुछ अच्छी लगती है ट्रेड लेते टाइम। मैंने उससे पूछा कि आज मुझे किस स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। उसने मुझे गाइड किया कि आज आईटीसी में ट्रेड करना चाहिए, 170 का इसका भाव है और चांसेस ये हैं कि ये 180 तक जाएगा कुछ टाइम में, और स्टॉप लॉस इसका 165 का लगा लेना चाहिए। मैंने क्या करा, मैंने 170 पे उस ट्रेड को ले लिया और वो 172-173 तक गया। वो 1-2 दिन वहाँ पर रुका, वापस आया 170 पे, 168 आ गया, और फिर मैं उससे पूछने लग गया कि यार ये तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। देखिए जब आप पूछेंगे वो कुछ नहीं कर पाएगा,
आपको अगर ये लग रहा है कि वो कुछ आपको ये कर दे कि वो मार्केट में ऐसी जान डाल दे कि 170 का एकदम से वो छूमंतर होके 185 आपको रेट दिखाने लग जाए, हम क्या सोच के पूछते हैं ये हमें नहीं पता होता, पर हम फिर भी पूछते रहते हैं। आपको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। 168 अगर आपको प्राइस दिखा रहा है, 168 अगर उसका करंट प्राइस है, तो वही रहना है। वो वहाँ से मूव करेगा, या तो ऊपर करेगा या नीचे करेगा। नीचे करेगा तो उसने आपको स्टॉप लॉस भी बता रखा है, 165 का नहीं बता रखा, तो आप उससे स्टॉप लॉस के लिए पूछ लीजिए, या ये पूछ लीजिए क्या करना है, क्या मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाऊँ। बस इन 2-3 चीज़ों के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है जो आप उस टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं मार्केट में। मार्केट ना तो उसके कहने से चलने वाला है, ना मेरे कहने से चलने वाला है, ना आपके कहने से चलने वाला है। अगर आपने उससे पूछा है तो आप प्योरली उसके हिसाब से चलिए। अगर आपने कुछ ऐसा करा, मान लीजिए 168 पर था, आप फिर वहाँ कंफ्यूज होने लग गए क्योंकि आप भी मार्केट वॉच कर रहे हैं। आपने देखा कि 168 पे ये चल रहा है, अब मुझे यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए। आप एग्जिट कर गए और मार्केट फिर वहाँ से मूव करना शुरू कर गया ऊपर की साइड में, और धीरे धीरे देखते देखते वो 185 तक चला गया। तो इसमें होता क्या है, उसने क्या सोचकर आपको एक कॉल दी थी या फिर आपको एक टिप दी थी कि आपको क्या करना चाहिए इस मार्केट में, क्या नहीं करना चाहिए, वो उसका अपना एनालिसिस था, प्योरली अपना एनालिसिस था। किस बेस पर उसने बताया था आपको, उसके एनालिसिस के बाद आपने उसमें अपना एक आइडिया ऐड किया और आपको ये लगा कि 168 पर आ गया, अब मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए क्योंकि ये मुझे 165 आता हुआ लग रहा है, तो वहाँ पर आप एग्जिट कर जाइए। पर इन दोनों थॉट्स को जब आप ऐड करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो पे असर डालता है। तो इस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये था हमारा रूल नंबर 4, जिसे हमें अपने ट्रेडिंग पैटर्न में फॉलो करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 है कॉन्स्टेंटली एनालाइज योर मिस्टेक्स। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आपने आज कोई ट्रेड किया और उसमें आपको लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है तो आपको कुछ लगता नहीं है कि आपने कोई गलती की होगी, पर लॉस होता है तो आपके लिए ये ज़रूरी है आप ये देखें कि वो लॉस हुआ किस कारण से। क्या आपके ट्रेडिंग स्टाइल की वजह से हुआ है, या फिर ये एक जनरल लॉस था जो हो गया तो हो गया। अगर वो एक जनरल लॉस है कि आपने एक ट्रेड लिया था, उसमें लॉस निकल के आ गया, तो ठीक है, वो भी ठीक है क्योंकि लॉस होते हैं। पर अगर आपने कोई गलती की है, मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, या कुछ ऐसा ट्रेड कर लिया था जो आपके पास फंड्स बचे थे, आपने ज़बरदस्ती कोई ट्रेड ले लिया बिना किसी एक एक ब्रेकआउट लेवल के या एक सपोर्ट लेवल के, रेजिस्टेंस लेवल के, बस आपने सोचा और आपने ट्रेड कर लिया। क्योंकि आपके पास जब फंड्स बचा होता है तब भी आप, ये चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं कि हम किसी ना किसी ट्रेड में एंटर कर लेंगे। वो भी एक गलत थ्योरी है हमारी। तो जो भी है, आप जब भी कोई ट्रेड लें और उसमें अगर आपको लॉस होता है, तो आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें कि कहाँ गलती हुई है। ये सोचना आपके लिए रेगुलर इंटरवल पे सोचना ज़रूरी है। आपने आज 5 ट्रेड लिए, 5 में से अगर आपको एक में भी लॉस हुआ है, तो भले ही आपका दिन बहुत अच्छा रहा, पर वो अगर आप एनालाइज करने की एक प्रैक्टिस बना लेंगे अपने लाइफ में, तो वो आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आपका जो लेजर बैलेंस है, आपका जो फंड्स हैं, वो बढ़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि रीज़न ये रहेगा कि आज मैंने कोई गलती करी है, मैं उसे रिपीट नहीं करूँगा। कल को जब मैं बैठूँगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, या मोबाइल में मैं रेट देखते हुए, या फिर अपने ब्रोकर से बात करते हुए, अपने कहीं किसी दोस्त से बात करते हुए, तो मैं इन चीज़ों को ध्यान में रखूँगा कि वो जो मुझे गाइड कर रहे हैं, या फिर मैं जो एक ट्रेड में एंटर करने जा रहा हूँ, जो गलती मैंने कल करी थी, क्या वो उसमें है, मेरे अभी के ट्रेड में वो गलती मैं करने जा रहा हूँ। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कॉन्स्टेंटली करते रहना चाहिए। तो ये था अभी का रूल नंबर 5। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 है लो रिस्क, 2 से 3%।
आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हर किसी का एक फंड बैलेंस होता है। किसी का 10,000 होता है, किसी का 1 लाख होता है, किसी का 10 लाख, किसी का 1 करोड़। जो भी आपका फंड बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेने चाहिए। आपको उसका रिस्क डे ट्रेडिंग में मैनेज करना चाहिए। मान लीजिए आपका फंड बैलेंस है 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए अगर आपका फंड बैलेंस है तो आप जो डेली रिस्क लेंगे, मतलब ये एक एक आइडियल रेशो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो आपको 2 से 3 हज़ार का लेना चाहिए। पर क्या ऐसा होता है? मैं आपसे ही जवाब मांगना चाहूँगा। आप में से 99%, 100 में से, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, 99% जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि वो बोलेंगे कि इस रेशो से, इस परसेंटेज से बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क वो लेके चलते हैं। करीब करीब 15 से 20% का। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है ये कि वो 15 से 20% का, इससे हायर साइड पे भी रहता है, इससे कम पे भी रहता है, पर 15 से 20% का एक एवरेज रिस्क है जो वो डेली का लेके चलते हैं। आप एक चीज़ समझ के चलिए, 15-20% का आप अगर रिस्क लेके चल रहे हैं और आपको 3 दिन कंटिन्यूसली लॉस हो जाता है, तो आपको लॉस होता है 45,000 से लेके 60,000 तक का। आप जानते हैं ये आपका पूरा पोर्टफोलियो हिला के रख देगा, ख़त्म करने की कगार पर ला देगा 3 दिन में। विद इन जस्ट 3 ट्रेडिंग डेज योर पोर्टफोलियो विल बी वाइप आउट। आपका 1 लाख का बैलेंस था जिसमें से 50,000 की कैपिटल आपकी ख़त्म हो गई है। उसके बाद आप चाहकर भी इतना रिस्क नहीं ले पाएंगे। और अगर आपका वही रिस्क, मैं ये बोलता हूँ, 3% रहता, तो आपको 3 दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैं बोलता हूँ, 10,000 का आपको लॉस होता। आप ये सोचते हैं कि मार्केट में आए हैं, हम आज ही कमाना चाहते हैं, हमारा जो कैपिटल है हमारी, हम उससे सारा का सारा प्रॉफिट आज ही अर्न करना चाहते हैं। हमने आज 1 लाख रुपए लगाया, हमारी पूरी कोशिश है कि हम आज ही 1 लाख के 2 लाख कर लें, 1.5 लाख कर लें। देखिए, आपको रिस्क मेंटेन करना पड़ेगा। आप जो भी कोई पोजीशन ले रहे हैं उसका एक रिस्क आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको इतना रिस्क लेना है या उससे ज़्यादा लेना है, उससे कम लेना है। वो डिपेंड करता है आपके फंड्स के बेस पर, आपके पास कितना पोर्टफोलियो है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपका ब्रोकिंग हाउस में कितना फंड्स अवेलेबल है। हो सकता है वहाँ पर 1 लाख डिपॉजिट हो, पर आपका स्पेयर पड़ा रहता है आपके बैंक बैलेंस में, वहाँ पर आपका 1 करोड़ रुपये पड़ा है, तो आप ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि आपके पास बैलेंस है इतना। और अगर आपका जो फंड बैलेंस है वो 1 लाख रुपए है, सब कुछ मिला के जो आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, वो अगर 1 लाख रुपए, तो आप गलती भी मत कीजिए बड़े ट्रेड्स लेने की, जिससे आपका स्टॉप लॉस जो है, वो स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, जिससे आपका लॉस जो है वो बहुत ही बड़ा बन सकता है। सिर्फ 3 ट्रेडिंग डेज़ की मैं ये बात कर रहा हूँ। आप उस कंडीशन में आ जाएंगे कि आपको ये लगने लगेगा कि यार अब क्या करें, अब मैं कैसे मैनेज करूं। ये सारी चीज़ें मनी मैनेजमेंट की हैं, आपके ट्रेडिंग स्टाइल की हैं, आपके ट्रेडिंग पैटर्न की हैं। तो ये 6th पॉइंट जो है, ये आपकी लाइफ में, आपके ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं। आइए, तो ये था हमारा रूल नंबर 6। बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7, नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। जनरली लोग क्या करते हैं, वो दोनों साइड ट्रेड करते हैं। मार्केट ऊपर चल रहा होगा तो बेचेंगे भी, खरीदेंगे भी। मार्केट नीचे जा रहा होगा तो भी बेचेंगे भी, खरीदेंगे भी। देखिए, अगर आप मुझसे पूछे कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मेरा कंसेप्ट हमेशा ये रहा है कि मैं ट्रेंड के साथ रहूँ। होता क्या है कि ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आप ट्रेड कौन सा ले रहे हैं। क्या वो ट्रेड आपका पोजिशनल ट्रेड है जो आप एक बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म सिनेरियो है आपका, 1 से 2 साल का आप एक सिनेरियो लेके चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेड है आपका, आप 3 से 6 महीने लेके चल रहे हैं किसी एक ट्रेड को, या फिर आपका एक बहुत ही छोटे टर्म के लिए आपने ट्रेड लिया है जो आपका 15-20 दिन में आप ट्रेड को ख़त्म कर देंगे, या फिर इंट्राडे से आपका 2-3 दिन का ही एक व्यू है।
तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं कि आपका टाइम सिनेरियो कितना बड़ा है, आप किस टाइम फ्रेम के लिए आप किस उस ट्रेड में एंटर करना चाह रहे हैं। तो है क्या जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। देखिए, मैं जनरली किसी लॉन्गर टाइम फ्रेम को मैं ध्यान में ज़रूर रखता हूँ, पर ये मान लीजिए ये वीकली चार्ट्स पर शो हो रहा है, ठीक है, और इंट्राडे में ये कुछ इस तरीके का ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं बेचने का सोचूंगा जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे बेच देना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को, तो मैं यहाँ पर बेचने का सोचूंगा, भले ही वो ट्रेंड जो था वो ऊपर की तरफ था। अगर मैं ये सोचना चाह रहा हूँ किसी ट्रेड में, ऐसे ट्रेड में मैं एंटर करना चाह रहा हूँ जो मुझे थोड़ा सा लंबे समय के लिए होल्ड करना है, तो मैं ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखूँगा, मतलब इस चीज़ को मैं ज़्यादा वेटेज दूंगा एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे पैटर्न। तो ये कुछ एक छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये मार्केट ऊपर जा रहा है, भले ही एक इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है जो बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है वो नीचे का है, पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप अगर यहाँ पर बेच देते हैं इस सेलेक्टेड स्क्रिप्ट को, तो वो आप बहुत गलत कर रहे हैं। मार्केट के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हैं तो चांसेस ये हैं कि आप उसमें फंस सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में मतलब आप अपना मार्जिन यूज़ कर रहे हैं, आप मार्जिन के बेस पर आप ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये थोड़ा सा भी ऊपर आ गया और आप उस रिस्क में एंटर कर जाएंगे जिसमें आप नहीं करना चाहते। तो ये एक थ्योरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ट्रेंड ऊपर का है तो आप बेचिए मत, अगर नीचे का है तो खरीदिए मत। ओवरव्यू एक लंबे समय का आप लेके चल रहे हैं, उसे आप ध्यान में रख सकते हैं, पर उसकी जो वेटेज है वो आप थोड़ी कम रखेंगे अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आप ज़रूर डेली चार्ट्स को, वीकली चार्ट्स को काफ़ी वेटेज देंगे और उसी हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। फिर आप इंट्राडे को इग्नोर कर सकते हैं कि मार्केट भले ही गिर रहा है तो आप उसमें वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह उसे ट्रीट करेंगे कि मार्केट गिर रहा है तो यार मुझे खरीद लेना चाहिए, क्योंकि मेरा जो व्यू है वो लंबे समय के लिए है, तो नीचे मुझे प्राइस मिल रहा है, ये मेरे लिए एक अच्छा डिसीजन रहेगा कि अगर मैं इसे यहाँ पर ख़रीद लेता हूँ। तो ये था हमारा 7वां रूल, 7th रूल जो हमें मार्केट में ध्यान रखना चाहिए। आइए बढ़ते हैं 8वें रूल की तरफ। हमारा 8वां रूल है इग्नोर नॉइसेज। ये है कि आप शोर से बचिए। पढ़कर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि आप शोर जितना भी हो रहा हो उसे आप इग्नोर कीजिए, पर इसका मतलब क्या है? इसका बहुत सीधा सा ये मतलब है, आपने कोई ट्रेड लिया, मान लीजिए आपने कोई एक स्टॉक खरीदा है जो जिसकी वैल्यू अभी करंट प्राइस है उसका 100 रुपये पर, आपने वो 100 रुपये पर ख़रीद लिया और वो आपने इस तरीके से सोचा है कि यार मेरा थोड़ा सा लंबे समय का एक व्यू मैं लेके चल रहा हूँ और 90 रुपये पर मैंने इसका स्टॉप लॉस लगाया है और चांसेस ये हैं, मेरे पास ऐसी न्यूज़ आई है कि 150 रुपये तक जाएगा, तो बहुत ही रिस्क रिवार्ड रेशो भी बहुत अच्छा मुझे लग रहा है और मैं इसे होल्ड करना चाह रहा हूँ। और ये मैंने आज इसमें मैंने एंटर करा है 100 रुपये पर और जिसका क्लोजिंग प्राइस 99.50 है, मतलब सिर्फ 50 पैसे ये नीचे क्लोज हुआ है। पर इसका जो लॉन्ग टर्म व्यू मैं लेके चल रहा हूँ वो 150 तक लेके चल रहा हूँ, मतलब जो मेरी कैपिटल है, आज मैंने 1 लाख रुपए के शेयर लिए हैं, ये 1.5 लाख रुपए के हो जाएंगे अगर मैं इसे थोड़े लंबे समय के लिए होल्ड करता हूँ जितना मैं सोच के चल रहा हूँ। होता क्या है, शाम को ही आपको आपका फ्रेंड मिलता है, वो आपसे बोलता है कि यार क्या कर रहा है तू आजकल। वो आप उससे कहेंगे मैं तो हिंदुस्तान लीवर के मैंने स्टॉक लिया है और उसमें मैंने परचेज़ किया है, तो कैसा लगता है तुझे कि कैसा रहेगा ये। वो आपसे कहता है यार बहुत गलत स्टॉक ले लिया तूने, तो इसमें से तो मैंने आज ही एग्जिट करा है। आप इतना सुन के आपके माइंड में एक बहुत छोटा सा डाउट आता है। शाम को आप किसी और अपने फ्रेंड से मिलते हैं, आप उससे पूछते हैं कि यार तू क्या कर रहा है आजकल। वो आपसे बोलता है कि यार मैंने तो, क्योंकि फार्मा सेक्टर बहुत तेज़ी दिखा रहा है आजकल, मैंने डॉक्टर रेड्डीज़ के शेयर्स लिए हैं। तू क्या कर रहा है? आप उसे बताएंगे मैंने HUL के शेयर लिए हैं। वो आपसे कहेगा यार HUL में क्या कर रहा है, वहाँ पर तो कुछ इतनी ग्रोथ दिख भी नहीं रही है, तो एक काम कर, तू डॉक्टर रेड्डीज़ के स्टॉक ले ले, वहाँ से निकल जा।
आप क्या करेंगे, अगले दिन मार्केट ओपन होगा, आप तब तक अपना जो माइंड सेट है वो अभी भी आपने ऐसा ही बना रखा है कि आप उस स्टॉक में बने हुए हैं। मार्केट ओपन होगा, कल मार्केट इस तरीके से ओपन हो जाता है कि निफ्टी बहुत ज़्यादा नीचे है तो उसका थोड़ा सा असर HUL पे आपको देखने को मिलता है और वो शेयर आपका 98.5 पे ओपन हो जाता है। वहीं पर बिल्कुल उसी पॉइंट पर आपका जो डाउट है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यार मैंने जो स्टॉक लिया है वो मैंने गलत एंट्री ले ली है, मुझे इससे निकल जाना चाहिए और मेरा फ्रेंड सही कह रहा था मुझे डॉक्टर रेड्डीज़ में मुझे एंटर करना चाहिए। आप वहाँ से निकलेंगे, आप डॉक्टर रेड्डीज़ में जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा वो एक अलग चीज़ है, पर यहाँ पर आपका लॉस बुक हो गया जिसमें आपने ब्रोकरेज दी, चार्जेस दिए, ₹1.5 का पर शेयर आपने लॉस बुक किया। और उसका रीज़न क्या रहा, ये सब हुआ क्यों? क्योंकि आपने जो एक ट्रेड लिया था वो आपने उससे पहले क्या सुना था वो आप सब भूल गए हो, पर उसके बाद जो आप सुन रहे हो वो जो शोर आपको सुनाई दे रहा है वो आपके ट्रेड में जो आपने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लिया था उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई खलबली होती हुई नजर आई है, जिस वजह से आप उन सब चीज़ों को इग्नोर कर दोगे, आप उस ट्रेड में एंटर कर जाओगे जिसके बारे में आपने सिर्फ सोचना शुरू करा था, डॉक्टर रेड्डीज के बारे में। आप HUL से बिल्कुल एग्जिट कर जाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि आप नॉइजेस को इग्नोर कीजिए और आपने जो ट्रेड लिया है आप किसी बेस पर उसमें बने थे, वही बेस पे आप उसमें बने रहिए। या एग्जिट अगर आप करने का सोच रहे हैं तो बहुत ही थॉरोली आप उसे स्टडी कीजिए कि आप क्यों एग्जिट कर रहे हैं। तो ये था रूल नंबर 8। रूल नंबर 9, एवरेजिंग। क्या एवरेजिंग गलत है? एवरेजिंग गलत है या सही है इसका पता तब लगता है कि आप कहाँ पर एवरेज करना चाह रहे हैं। आपने एक ट्रेड लिया है और आप लॉस में चल रहे हैं, क्या आप तब एवरेज करना चाह रहे हैं? आपने एक ट्रेड लिया है और वो प्रॉफिट में चल रहा है, क्या आप तब एवरेज करना चाह रहे हैं? दोनों ही चीज़ों में कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मान लीजिए आपने एक शेयर यहाँ पर ख़रीदा, उसके बाद वो बढ़ने लग गया, यहाँ से वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पर आपने दूसरी एंट्री ले ली, फिर वो और नीचे गया और नीचे गया और नीचे गया, यहाँ पर आपका लॉस जो है वो डबल होना शुरू हो गया, आपने और एवरेजिंग कर ली, यहाँ से वो नीचे गया नीचे गया नीचे गया और फिर वो ट्रेंड कुछ इस तरीके का बनना शुरू हो गया और यहीं पर मार्केट जो था वो अपने आप को सस्टेन करने लग गया आगे के लिए। तो क्या आपकी एवरेजिंग सही रही? नहीं, आपकी एवरेजिंग बहुत गलत थी। दूसरा हम कंसेप्ट देखते हैं। आपने कोई स्टॉक लिया, वो नीचे गया, आपने यहाँ एक ट्रेड लिया, यहाँ से इसने बढ़ना शुरू कर दिया, बढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा, यहाँ से बढ़ा, आपने एक यहाँ ख़रीद लिया, यहाँ से और बढ़ा और बढ़ा, तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो डबल होना शुरू हो गया और आप उससे यहाँ पर एग्ज़िट कर गए। देखिए दूसरा वाला सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पहला वाला सुनने में बहुत गलत लगा, पर आप खुद ही आप सोचिए कि आप इसमें से कौन सा फॉलो करते हैं। मैं बिना आपसे बात करे ये मैं आपको बता सकता हूँ कि 80% जो ट्रेडर्स हैं वो पहले वाले को फॉलो करते हैं। उनका जो भी एवरेजिंग करने का तरीका होता है वो लॉस की साइड में होता है, वो कभी प्रॉफिट में एवरेज नहीं करते। देखिए प्रॉफिट में एवरेज करना भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट में आप एवरेज कर रहे हैं वो रिस्की नहीं है, उसे आपने किस तरीके से एवरेज करना है उस पर हम बात कर सकते हैं, पर वो तरीका आपका ज़्यादा सही है एज़ कम्पेयर टू यू आर एवरेजिंग योर ट्रेड्स इन लॉसेज। तो मार्केट जो था वो धीरे धीरे नीचे गिरता चला गया, आप उसमें अपनी कैपिटल और डालते चले गए और जिसकी वजह से आपको डेली का 200 रुपये का लॉस हो रहा था वो 400 का होना शुरू हो गया, फिर डेली का लॉस आपको 1000 का होने लग गया और आप सोच सकते हैं कि फिर वो लॉस तो आपका बना ही रहा, प्लस आपकी जो कैपिटल थी वो बिल्कुल कांस्टेंट रही आने वाले टाइम में। ना तो आप उस फंड्स को यूटिलाइज कर पाए किसी और स्क्रिप्ट को ख़रीदने में और आपका वो लॉस भी इंटैक्ट रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, वो प्रॉफिट में तो बदलने से रहा क्योंकि उसमें वो कोई उस स्टॉक की स्ट्रेंथ ही ऐसी नहीं थी, ये तो आपको पहले आपने ट्रेड से पता चल रहा था, पर फिर भी आप उसमें एवरेजिंग करते चले गए जो एक भयानक आपके लॉस में चेंज हो गई, कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो एवरेजिंग हमारी जो हो वो हमेशा प्रॉफिट की साइड में होनी चाहिए। अगर आप एवरेजिंग को
समझना चाहते हैं तो, और वो प्रॉफिट में किस तरीके से हम कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। वो कभी और वीडियो होगा या कभी डिस्कस करेंगे तो उस पर बात रहेगी। पर लॉस में कभी भी भूल कर भी आप एवरेजिंग ना करें, बहुत ही ज़्यादा रिस्की ये होता है। देखिए लॉस में भी अगर आप एवरेजिंग करते हैं ना, क्योंकि कई लोग ये होते हैं कि उन्होंने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास गोल्ड सिल्वर के ऐसे बहुत मैसेज आते हैं कि मैंने गोल्ड बेचा हुआ है, सिल्वर बेची हुई है। गोल्ड के मेरे पास आज भी मेरे पास मैसेज आते हैं 45,000 पे मैंने गोल्ड बेचा हुआ है, सिल्वर 46,000 पे बेची हुई है, आज चल रही है 51,000 पे, गोल्ड चल रहा है 49,000 पे। तो आपने वो बेची थी, बिल्कुल आपको उस टाइम ये लगा होगा कि ये नीचे जाएगी, मुझे प्रॉफिट होगा। तो क्या आपने इतना बड़ा रिस्क लेकर सोचा था कि आप उसे 3-4 हज़ार पॉइंट तक आप उस लॉस को देखेंगे, और उसके बाद आपने बीच में वो एवरेज करी है, तब आपका जो प्राइस है, जो आपका एवरेज प्राइस है वो 45 की जगह 46,500 पे बना है। अब आप वेट कर रहे हैं कि गोल्ड जो है वो 49,000 से 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको प्राइस दिख जाए वो 46,000 का, और तब आप क्या करेंगे, आप रेट टू रेट वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। यही चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, जिसके लिए आपने कई लाखों रुपए अपने रिस्क में डाल दिए कि आप अपने लेजर को सिर्फ उस कंडीशन में बना पाएँ जहाँ से आपने एंटर किया था। तो आप खुद समझ सकते हैं, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके साथ एक्चुअल होती है, तो आप क्यों नहीं सुधारना चाहते अपने इन ट्रेडिंग पैटर्न्स को। तो एवरेजिंग जो है वो हमेशा आप, अगर देखिए एक मैं और चीज़ बता देता हूँ, जो थोड़ा सा मैं गलत साइड की साइड ही बोल रहा हूँ, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आपने मान लीजिए कोई स्टॉक, मतलब आपको समझ नहीं थी कि आपको लॉस में अपने किसी ट्रेड को होल्ड नहीं करना, ठीक है, ये आपसे गलती हो गई, पर गलती को आपने बढ़ाया, वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। मान लीजिए कोई कमोडिटी थी 50,000 पे, वो गिरनी शुरू होती है, आपने गिरनी शुरू हो रही, वो आ गई 48,500 पे, 48,500, उसने थोड़ा सा वहाँ से बाउंस दिखाना शुरू करा, 48,700 गई, और आपने उसे परचेस कर लिया एकदम से, वो फिर से वहाँ से नीचे गिरनी शुरू होती है, और आपका स्टॉक, आपकी कमोडिटी जो थी वो उस प्राइस पर एग्जीक्यूट हो गई 48,700 पे, फिर वहाँ से लॉस शुरू हो गया, 48,000 आ गई, 47,500 आ गई। आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको निकल जाना चाहिए, पर आपने होल्ड किया हुआ है, फिर आप किसी, आपने एनालाइज करना भी नहीं चाहा। दरअसल चीज़ ये है कि आपने एनालाइज करना भी नहीं चाहा कि आपको करना क्या चाहिए। आपकी सिर्फ एक ही जिद है कि आपने 48,700 पे ये खरीदा है, 48,800 तो कम से कम आपको चाहिए, या 48,700 भी आता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि आपने एंट्री क्यों ली थी, क्या सिर्फ इसी चीज़ के लिए ली थी कि आपने जो पैसा डाला है वही निकालना है, या आपने कुछ सोच के ली थी कि आपको कहीं पर एग्जिट करना है। कोई बात नहीं, वो 47,000 पे आ गया, आप वहाँ पर क्यों खरीदना चाह रहे हैं फिर। ये एवरेजिंग का कौन सा तरीका है जो गिरते हुए मार्केट में आपको एवरेजिंग करने की सलाह दे रहा है। मैं, मान लीजिए ये गलती मुझसे होती तो मैं किस तरीके से करता, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कोई चीज़ 49,000 पे अगर ख़रीद ली, वो नीचे गिरती आ रही है, मैं उसे गिरने दूंगा, क्योंकि वो एक कमोडिटी को, एक लॉट को तो मैं देख सकता हूँ, मेरे पास इतना बैलेंस है, उसे मैं देख सकता हूँ 45,000 तक, 40,000 तक, 35,000 तक, 30,000 तक, मैं उतना मैनेज कर सकता हूँ। मैं 2 को या 3 को मैनेज नहीं कर पाऊंगा, वो नीचे जा रही है, मैं उसे जाने दूंगा, मैं वहाँ पर वेट करूंगा, वो थोड़ा सा ऊपर बढ़नी शुरू हो, और ऊपर बढ़ते बढ़ते वो कमोडिटी कोई एक लेवल पे ब्रेकआउट लेवल दिखा है, वहाँ पर मैं एवरेज करूंगा, और फिर मैं उस तरीके से उस पैटर्न को अपने चेंज करूंगा कि मैं धीरे धीरे उसमें से एवरेजिंग करके अपना जो फंड्स हैं वो धीरे धीरे मैं विड्रॉ करता रहूं, जो ट्रेड में अब लेने शुरू कर रहा हूं। ये अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इस कंडीशन में फंस गया हूं तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा, तो एवरेजिंग को किस तरीके से आपको करना चाहिए, वैसे तो मैं सलाह ही नहीं देता कि आप किसी भी स्टॉक या कमोडिटी में लॉस की साइड आप फंस जाएं और आप उसमें एंटर कर जाएं। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 9 जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। 10th रूल, जिसमें कई लोग मेरे ट्रेडिंग पैटर्न पे ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि मैं ऊपर खरीदवाता हूँ, नीचे बिकवाता हूँ, तो वो चीज़ गलत है। देखिए, ये मार्केट है, इसमें आप ये कहीं भी पूरी दुनिया में 7.3 बिलियन या 5 बिलियन, पता नहीं ऐसी कुछ लोग
की लोगों की पॉपुलेशन है, उसमें जितने भी ट्रेडर्स होंगे वो ये उनमें से कोई एक सिंगल ट्रेडर मुझे ये नहीं बता सकता कि आज का हाई क्या होगा और आज का लो क्या होगा। उस चीज़ को जब आप बता नहीं सकते तो सेल हाई ऐसी कोई चीज़ मार्केट में नहीं है। बाय लो, लो पे खरीदेंगे ऐसा भी कोई रेट आप नहीं बता सकते कि लो क्या है और हाई क्या है। आपने कोई चीज़ खरीदी है, आप वो अभी के हिसाब से हाई ज़रूर होगी। ये बाय हाई जो मैंने लिखा है, सेल हायर आपको सिर्फ उस रेट से ऊपर बेचना है। आपको इस कंसेप्ट पे चलना है कि आपने जो भी खरीदा है वो जहाँ भी खरीदा है, आप ऑब्वियसली एक ट्रेंडिंग मार्केट है तो वो मार्केट बढ़ ही रहा होगा, और बढ़ते हुए मार्केट में अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तो आपका सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपको उस रेट से ऊपर बेचना है। तो एक ही थ्योरी को आपको फॉलो करना चाहिए, बाय हाई सेल हायर, ना कि उस चीज़ को सेल हाई बाय लो। उसमें आप ज़रूर ट्रैप होंगे। आज नहीं हुए, कल नहीं हुए, परसों नहीं हुए, वो एक ट्रेड ही होगा जो आपका पिछली 10 ट्रांजैक्शन का आपका सारा प्रॉफिट ख़त्म कर देगा। तो ये जो थ्योरी है आपकी, जिसमें मैंने ये क्रॉस का मार्क करा, ये बहुत ही गलत है। सेकंड वाली, आपको आपकी क्वांटिटी और नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो सकते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट दे, पर जितना ये प्रॉफिट देगी वो आपके लॉस से कहीं ज़्यादा होगा। तो थ्योरी आपको कौन सी समझनी है वो आपके सामने है, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी मैंने आपको समझा दिया कि बाय हाई सेल हायर, जहाँ भी आपने खरीदा, आप ऊपर क्यों खरीद रहे हैं उसका एक बेसिक रीज़न है कि आप ट्रेंड के साथ हैं। देखिए, कोई चीज़ 100 रुपये से 110 रुपये पर आ गई है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ रही है, अगर मैं उसे बेचता हूँ तो वो मेरे उस रूल के हिसाब से गलत है जो मार्केट के अगेंस्ट है, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट के अगेंस्ट है। कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो मुझे बेचनी नहीं है, बढ़ रही है तो वो मुझे खरीदनी ही है, और खरीदनी है तो मुझे उसके ऊपर बेचना है, तभी मुझे प्रॉफिट होगा। तो सेकंड जो इसमें मैंने ये लाइन लिखी है ये मेरे लिए सही है, और इसी कंसेप्ट को मुझे फॉलो करना है। तो ये था मेरा रूल नंबर 10। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 11 की तरफ। रूल नंबर 11, अप ट्रेंड लॉन्ग न्यूट्रल, डाउन ट्रेंड शॉर्ट न्यूट्रल। देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कमोडिटी या स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स, कुछ भी स्क्रिप्ट ऐसी है जो अप ट्रेंड में है, तो आपके पास दो चीज़ें हैं उसमें एंट्री लेने के लिए। या तो आप लॉन्ग में एंट्री लेंगे या न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब एंट्री लेना नहीं है, पर ये ज़रूर ये आप, मैं इस तरीके से काउंट करता हूँ कि ये भी आपका एक ट्रेड ही होता है अगर आप कोई ट्रेड नहीं ले रहे। ठीक है, इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में कोई चीज़ अगर गिर रही है तो उसमें या तो आप उसे शॉर्ट कर सकते हैं या न्यूट्रल, या तो मार्केट में आप जैसे हो आप वैसे बने रहिए, आप कुछ मत कीजिए, मतलब बाहर रहिए। तो इसका सबसे बेसिक इसका रीज़न ये है कि जब कोई चीज़ अप ट्रेंड में होगी और आप उसे शॉर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग अगेंस्ट द मार्केट, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहेगा। कोई एक किसी चीज़ का प्राइस अगर अभी 100 रुपये है और वो बढ़ती चली आ रही है, 102 हो गई, 103, 105 हो गई, 110 हो गई, तो आप उसे अगर ख़रीद रहे हैं तो ही ये चांसेस हैं कि आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में आने के ज़्यादा चांस हैं, बजाय उसके कि आपने वो चीज़ शॉर्ट कर दी और फिर आप देखने लगे, क्योंकि एक चीज़ ऊपर की तरफ बढ़ रही है, वहाँ से वो नीचे कहाँ से गिरना शुरू करेगी, इसका सिर्फ आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अंदाज़ों से स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होता। स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है किसी एक आपके ट्रेड के बेस से। आपने जो ट्रेड लिया उसका बेस क्या है, कि आपने ये ट्रेड लिया क्यों है। कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो कौन सी ऐसी सेंस थी जिसने आपको ये बताया कि आप इसे बेच दो, या फिर कोई चीज़ गिर रही थी तो ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से उससे आपने गिरते हुए मार्केट में ख़रीद लिया। तो अगर उस चीज़ का कोई बेस नहीं है तो आपको इसी चीज़ को फॉलो करना है। अप ट्रेंड है तो या तो आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है या आपको मार्केट से बाहर रहना है। डाउन ट्रेंड है तो या तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है या आपको मार्केट से बाहर रहना है। तो ये था हमारा रूल नंबर 11। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 12 की तरफ। ओवर ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि ओवर ट्रेडिंग का मतलब आप
ज़बरदस्ती मार्केट में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, भले ही आपको उसमें कुछ लग रहा है या नहीं लग रहा, कुछ ऐसा लेवल है या नहीं है, पर आप मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, आपके पास लीवरेज है। उस चीज़ को आप यूटिलाइज़ करते हैं, किस चीज़ में यूटिलाइज़ करते हैं? ओवर ट्रेडिंग में, जो आपके लिए अल्टीमेटली ये आपके लिए एक श्राप है, ये वरदान नहीं है कि आपको, आपके लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ है। ओवर ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, और वो ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेड किस कंडीशन में आप करते हैं? तो आपके पास फंड्स बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका इससे मतलब नहीं है कि आप ट्रेड क्यों लेना चाहते हैं। आप इसलिए ट्रेड ले रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा बचा हुआ है और आप ट्रेड लेना चाहते हैं। तो बहुत ही, इस पर कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, पर ओवर ट्रेडिंग आपको हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही रिस्की चीज़ है, जिसे आपके लिए आप आज ओवर ट्रेडिंग करके ये आप अपनी डेली रूटीन में भी इस चीज़ को फील कर सकते हैं। आपने 2 ट्रेड ले लिए, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ, तो तीसरा ट्रेड, क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग में एंटर कर रहे हैं, तो उसके चांसेस उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपको लॉस होगा। तो ओवर ट्रेडिंग को आप अवॉइड कीजिए। बेसिक सी चीज़ है, मार्केट में ने आपको पूरे दिन में 1 या 2 बार ऐसे चांस दे दिए जिसमें उसने आपको प्रॉफिट दे दिया, पर आप ये चाह रहे हैं कि रात तक आपको जितने भी ट्रेड्स हैं वो आपके प्रॉफिट में कन्वर्ट होते चले जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो आपका प्रॉफिट अगर 100 रुपये का हो रहा होता है, तो रात होते होते वो आपका 120 का लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ, ओवर ट्रेडिंग को आप अवॉइड कीजिए। जितना फंड्स हैं ध्यान से आप उसे यूटिलाइज़ कीजिए। तो ये था हमारा रूल नंबर 12। बढ़ते हैं रूल नंबर 13 की तरफ। रूल नंबर 13, रिस्क इन द लिमिट्स। मतलब आपके पास जितना पैसा है उसी का आप रिस्क लीजिए, उससे ज़्यादा अगर आप रिस्क लेने का सोच रहे हैं, देखिए ये सारी चीज़ें रिस्क इन द लिमिट्स, जो पीछे के अभी मैंने आपको कई पॉइंट्स बताए हैं, उसमें 2-3 पॉइंट्स का ये सम है जो रिस्क इन द लिमिट्स। एवरेजिंग जो बहुत गलत है, ओवर ट्रेडिंग जो बहुत गलत है। आपको जो रिस्क है वो आपको पता होना चाहिए। 2 से 3% का आप रिस्क लेके चल रहे हैं, आपका डेली रिस्क आपको कितना मेंटेन करना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपकी लिमिट्स में हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी कि आप रिस्क जो है वो लिमिट्स में लेके रखेंगे। जो आपका फंड्स बैलेंस है, फंड पोर्टफोलियो है, या जितना आप रिस्क ले सकते हैं, ये लिमिट हर किसी की अलग होती है। किसी की 10,000, किसी की लाख, करोड़, कुछ भी हो सकती है। ये आपके बैंक बैलेंस से लिंक रहता है। आपके जो भी मतलब सीधा सा एक एक चीज़ है, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, तो मुझे कितना रिस्क लेना है, उसमें 1 रुपये का लेना है, 2 रुपये का लेना है, ये 3 रुपये का लेना है। इससे ज़्यादा अगर मैं रिस्क लेता हूँ तो मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा हूँ। तो वो जितनी आप लिमिट्स क्रॉस करेंगे, आपके लिए उतना रिस्क बढ़ता चला जाएगा। तो ये था रूल नंबर 13। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 14 की तरफ। रूल नंबर 14, डू नॉट ओवर लिवरेज। देखिए, मैं मार्केट में आज से नहीं हूँ, मुझे कई साल हो गए मार्केट से। इससे पहले मैंने जॉब भी की है ब्रोकिंग फर्म्स में, और वहाँ पर ये कंसेप्ट था नहीं। मतलब जितना आपके पास बैलेंस होता था उस उतना ही आप ट्रेड कर पाते थे। तो धीरे धीरे, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सचेंजेस को क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए, ब्रोकर्स को वॉल्यूम चाहिए। उन्होंने एक लीवरेजिंग का कंसेप्ट बहुत ही ईजीली, बहुत ही एक हैबिट बना दी ट्रेडर्स की, कि वो लीवरेजिंग उन्हें बहुत अच्छी लगने लग गई। क्योंकि पहले आप सिर्फ मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग करते थे। मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग क्या है? आपने 100 रुपये का कोई सामान खरीदना है और उस पर 15% का मार्जिन है, तो सिर्फ आपको 15 रुपये पे करने हैं। एम टू एम जो होगा वो आप अगले दिन उसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको लॉस रहता है, प्रॉफिट रहता है, तो आप वो जनरली पड़ा ही रहता है। विड्रॉ करने का हमें कभी मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम देखते हैं, हमारा पोर्टफोलियो जो है वो जनरली एक लॉस में चलता चला जाता है। तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो लीवरेज को प्रेफर करते हैं। हमारा पोर्टफोलियो लॉस की तरफ चलता चला जाता है, तो हम उसमें एम टू एम डालते चले जाते हैं, क्योंकि उस पर पहले ही हम मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे थे। 15% का मार्जिन हमने पे कर रखा था। ओवर लीवरेजिंग क्या है? एक्सचेंजेस ने देखा कि 15% ये स्टॉक जनरली मूव नहीं करता, इसकी मूवमेंट जो होती है वो 4% के आसपास रह रही है, क्योंकि हमने 20 दिन का, पिछले 10 दिन का एक एवरेज देखा है।
10 वो 4-5% से ज़्यादा ये मूव नहीं करता। उन्होंने आपको आपकी जो लिमिट थी वो इंट्राडे में 4 टाइम और एक्सटेंड कर दी और आपको ये बोल दिया कि ये जो आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो ये आपको आज ही स्क्वायर ऑफ करने हैं। तो आपको भी ये लगा, क्योंकि आपने इस स्टॉक में एंट्री लेनी है, आपने कहा कि यार मैं एक लॉट क्यों लूँ, अब मैं अगर लिवरेज लेके मैं अगर एंट्री लेना चाहूँगा तो मैं 4 लॉट ले सकता हूँ। आपने एक की जगह 4 लॉट ले लिए। जहाँ पर आप लॉस में 100 रुपये अगले दिन डिपॉजिट कर रहे थे, वहीं आप कल को लॉस में 100 की जगह 400 डिपॉजिट करेंगे। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो हैबिट है वो लॉस में तो पहले से ही चल रही थी। आज भी अगर आपने लॉस कर लिया, अगर आप प्रॉफिट में ही चलते चले जाएंगे तो लिवरेजिंग की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लिवरेज की ज़रूरत उन्हें ही पड़ती है जिनका जो बैलेंस है वो अल्टीमेटली कम होता हुआ आ रहा है। अगर बढ़ता हुआ आ रहा होगा तो मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डेज़ आप इन रूल्स को फॉलो कर लीजिए। आपका जो लेजर बैलेंस है वो बढ़ेगा, लिवरेजिंग की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका बैलेंस ही इतना बढ़ चुका होगा कि ये सारा का सारा विद इन लिमिट्स आप अपने जो ट्रेड्स थे वो जो आप एक लॉट ले पा रहे थे वो खुद आप आज की डेट में 4 लॉट ले पा रहे हो। ठीक है, तो लिवरेज की ज़रूरत आपको अगर पड़ रही है इसका मतलब आपका जो ट्रेडिंग पैटर्न है वो गलत है, वो लॉस की तरफ आपको ले जा रहा है। और उसमें भी आप ये करना चाह रहे हैं कि आप एक की जगह आप 4 लॉट लेना चाह रहे हैं। आपको 100 रुपये का लॉस होता था, आज आपको 400 का होगा, कल आप 400 डिपॉजिट करोगे, फिर आप और लिवरेजिंग के लिए ब्रोकर से कहोगे और फिर 2-4 दिन बाद वही आपको मना कर देगा कि यार तुम्हारे बैंक तुम्हारे फंड लेजर बैलेंस में तो अब इतना पैसा ही नहीं बचा हुआ कि हम आपको लिवरेज दे पाएँ, क्योंकि आपका सारा का सारा पैसा ख़त्म होने में 3-4 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा अगर वो आपके ट्रेड जो हैं वो गलत होते चले गए। तो ओवर लिवरेज कितना ज़्यादा गलत हो सकता है ये आपको समझना चाहिए। हम हमारे पास पहले से ही लिवरेज है, हम मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर मार्केट में हैं, जो कैश मार्केट में है वो सेफ ट्रेडर्स हैं, वो उस में भी एंटर नहीं करना चाहते कि वो फ्यूचर ट्रेडिंग में मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग करें। तो वो अगर कैश में है तो कैश की तरह ही उन्हें रहना चाहिए, उन्हें मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग में आना ही नहीं चाहिए। डे ट्रेडिंग, कैरी फॉरवर्ड करना, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा ट्रेड करने का। तो ये था रूल नंबर 14 जिसको आपको समझना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बढ़ते हैं रूल नंबर 15 की तरफ। रूल नंबर 15, एग्जिट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट एंट्री। ये इस रूल को मैं जितना फॉलो करता हूँ शायद बहुत ही कम लोग इसे फॉलो करते हैं। मेरे लिए हमेशा से एग्ज़िट पॉइंट इम्पोर्टेंट रहा है, एंट्री कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। उसका एक रीज़न है, मान लीजिए कोई भी स्टॉक आज 1,000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, आप मुझे बोलिए कि इसे ख़रीदना है या बेचना है, मैं आपके सामने उस ट्रेड को मैं ख़रीद लूँगा या बेच लूँगा, वो क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस है ही नहीं इतनी। उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है कि अगर मैंने वो 1,000 रुपये मान लीजिए ख़रीदा है और वो गलत है, क्योंकि वो मुझे पता है कि गलत है, पर क्योंकि आपने कहा कि मैं इसे 1,000 रुपये ख़रीदूँ, मैंने 1,000 पे 1,000 शेयर ख़रीद लिए और मुझे ये पता है वो गलत है। मैं 2 मिनट बाद ही उससे मैं एग्ज़िट कर जाऊंगा जो भी प्राइस आ रहा हो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार ये ऊपर की साइड नहीं जाएगा, नीचे की साइड है। पर आप मुझसे कह रहे थे कि मैं इसे ख़रीद के दिखाऊं, मैंने वो ख़रीदा और मैं उससे एग्ज़िट कर गया 2 मिनट बाद ही। ठीक है, तो एंट्री मैंने ली थी, बहुत ही एक नॉमिनल सा मेरे चार्जेस लगेंगे, ब्रोकरेज लगेगी, मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। एंट्री कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, आपका एग्ज़िट, आप कहाँ पर बाहर निकलते हैं, हमेशा वही चीज़ ज़रूरी है कि आप किसी एक जंजाल में फंस गए थे, वहाँ से आप कैसे बाहर निकले और कब बाहर निकले, वही चीज़ ज़रूरी है। आपने कोई शेयर अगर 1,000 रुपये के प्राइस पर अगर ख़रीद लिया है और उसका ट्रेंड अगर नीचे की तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है और आप उससे 990 पर, 980 पर, 950 पर अगर आप उससे नहीं निकल रहे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत है। आपको एग्ज़िट लेना ही लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने स्टॉक में एंट्री ले ली तो वो किसी ने आपको बांध के रखा हुआ है कि आप इससे आप एग्ज़िट नहीं करेंगे। आपने एंट्री ली है, आप उसमें अगर आप नहीं निकल रहे तो आप गलती कर रहे हो। आपने एंट्री ली और आपको लॉस होना शुरू हुआ, आप उससे एग्ज़िट कर जाइए। दूसरा ये आता है इसमें कि आपने एंट्री ली
और वो स्टॉक बढ़ना शुरू हो रहा है, अगर आप वो बढ़ना शुरू हो रहा है और आपको 5 रुपये मिलते हैं, आप एक्साइटमेंट में कि यार 5 रुपये मिल रहे हैं, अभी तो मैंने पैसा डाला है, अभी तो मैंने ये ट्रेड लिया है और 5 रुपये मिल रहे हैं, मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ। और आप बाहर निकलते हैं पर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता शेयर, वो बढ़ता चला जाता है। 110 होता है, 115 होता है, 150 होता है, 1100 होता है, 1500 पहुँच जाता है। बात यह है कि आप जिस लेवल पे एग्जिट कर रहे हैं वो सही कौन सा है, क्या वो 990 वाला सही था या 1005 वाला सही है। देखिए मैं ये बोलता हूँ कि 990 वाला उस 1005 वाले से कहीं ज़्यादा सही था, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड था वो नीचे का था और आपने 990 पर एग्जिट कर लिया। एक वाइज डिसीजन आपने लिया कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, मुझे निकल जाना चाहिए। दूसरे बंदे ने क्या किया, उसने मार्केट में एंट्री ली, उसने 1000 रुपये पर दूसरा शेयर खरीदा कोई, वो 1005 तक गया और 1005 होते ही उसने क्या, मुझे अब प्रॉफिट हो रहा है, मुझे निकल जाना चाहिए, और वो फिर उससे निकल गया और उसे प्रॉफिट हो गया। उसे 5 रुपये का प्रॉफिट बहुत गलत है उसके 10 रुपये के लॉस से। अगर जो जो ट्रेडर 990 पर निकला है, मैं आपको ये बताता हूँ उसका जिस तरीके का एक ट्रेड करने का स्टाइल है, वो अगर उस ट्रेड को लेता जो 1005 से वो निकला है, वो कम से कम उस ट्रेड से 1050 पर निकलता, तो आपकी एंट्री कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। ये कंसेप्ट को आप गांठ बांध लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था रूल नंबर 15 जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 16। रूल नंबर 16, नेवर पैनिक। मार्केट में कुछ भी हो जाए, आपको घबराहट में या किसी डर में कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ना तो लेना ना काटना। अगर आपने कोई ट्रेड ले रखा है तो उसका आप स्टॉप लॉस आप बना के रखिए, जो आपने वहाँ पर आप भूल जाइए कि आपने गलत ट्रेड लिया है सही लिया है। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल, सबसे ज़्यादा मुश्किल यही चीज़ है मेरे हिसाब से। जो लोग इसमें घबराहट में 100 रुपये पर चीज़ ली, एकदम से मार्केट वॉलेटाइल हुआ और वो उसमें से निकल गए। 100 रुपये पर आपने कोई चीज़ लिया और उसका अगर 97 का स्टॉप लॉस है, आप उसे बना के रखिए। आपने 97 पे उस स्टॉप लॉस को बना के रखिए। अगर आपने बाहर निकलना भी है तो आपको उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए थी। आप ये समझ के रखिए कि आपने 97 का आपने स्टॉप लॉस लगाया, तो आप उस स्टॉप लॉस को मेंटेन रहने दीजिए। वो आपने लगा तो दिया, आपने 3 रुपये का पर शेयर ये लॉस मान के तो आपने चला है कि ये लॉस भी मुझे हो सकता है और मुझे प्रॉफिट भी हो सकता है। लॉस हुआ तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, भले ही मार्केट वॉलेटाइल हो जाए। आप क्यों उससे देख रहे हैं, क्यों आप इस चिंता में आ रहे हैं कि ये एकदम से 101 रुपये जा रहा है, आप 99 आ गया, आप 98.5 आ गया, फिर 102 रुपये चला गया, इस तरीके का ट्रेड हो रहा है। होने दीजिए, 97 पर आपका स्टॉप लॉस है, लगने दीजिए। पर ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी आपको एक ट्रेडर बनने के लिए। तो नेवर पैनिक, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप घबराहट में और डर में कभी भी आप कोई ट्रेड ना लें। तो ये था रूल नंबर 16। और आइए अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी रूल नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं हम। रूल नंबर 17 जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फॉलो ऑल 16 रूल्स टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्या रिस्क हैं इन रूल्स को फॉलो ना करने के। 16 के 16 रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए। स्वीट 16, जब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इन रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। यही सबसे बड़ा गोल्डन रूल है, 17 रूल्स जिसे आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत ही टाइम लेकर मैंने इसे बनाया है, मैंने आपको समझाने के लिए, आपके ट्रेडिंग पैटर्न को समझाने के लिए। और मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट और इन रूल्स को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।